हेलो एवरीवन। सो टुडे हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी जिस्ट में दिया है और जो एग्ज़ाम में अब तक पूछा गया है और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही इसमें मेंशन्ड है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विल स्टार्ट विद इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में एंड इंट्रोडक्शन में इसमें क्या दिया है कि इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड से आता है जो है इन्वायरन, जिसका मतलब होता है टू एनसर्कल और सराउंड। तो इन्वायरमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं अगर उनको मिला दें, ओके, तो उसको इन्वायरमेंट बोलेंगे। मतलब जो भी हमारे आसपास है ना उसको कलेक्टिवली इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। सो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है। और साइलेंट स्प्रिंग एक इन्वायरमेंटल साइंस बुक है जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी और इसके राइटर थे रेचल कार्सन। इस बुक में सबसे पहली बार कह सकते हैं इन्वायरमेंट के जो डिग्रेडेशन से इम्पैक्ट्स हैं उन सब के बारे में लिखा गया था। तो ये बुक उसी के बारे में थी और ये कहा जाता है कि ये जो अवेयरनेस एक काइंड का क्रिएट कर रही थी इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग, ये उनमें से पहली ही बुक थी ये सबसे पहले। तो इसलिए पूछा भी जाता है कि साइलेंट स्प्रिंग 1962 और रेचल कार्सन ने पब्लिश की थी। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है हमारा वो आज को मद्देनज़र नहीं लेकिन फ्यूचर जनरेशन को सोचते हुए होना चाहिए ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट जो अभी हम मीट कर पा रहे हैं फ्यूचर में भी मीट कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करें। सस्टेनेबल टर्म जो था वो कॉइन पहली बार ब्रंटलैंड रिपोर्ट में जो 1987 में UN वर्ल्ड कमीशन ने पब्लिश की थी ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कॉइन किया था। और इस रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। काफ़ी बार पूछा जा सका है। तो सस्टेनेबल का पहला मेंशन ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स देखते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हम जानते हैं कि UNEP या फिर UN कोई ना कोई इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस कराते रहा है काफ़ी समय से। तो उनमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट रहे हैं और जिनकी वजह से कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटी एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे कि इनमें से है 1972 में UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम देखते हैं इसके एडिशन में +20 +50 स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। तो ये UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट हुआ था स्टॉकहोम में, स्वीडन में 1972 में। इसके बाद रियो कॉन्फ्रेंस से भी प्रसिद्ध है ये UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कभी कभी हम रियो कॉन्फ्रेंस या रियो समिट से याद रखते हैं लेकिन ये याद नहीं रहता हमें कि ये कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था और ये कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट था सिर्फ। ओके, 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके अलावा जब 5 साल हो गए इस इवेंट को +5, तो न्यूयॉर्क में एक स्पेशल सेशन किया गया था बाय UN जनरल असेंबली। देन 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई, कहाँ पे? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और 2010 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था न्यूयॉर्क में। देन 2012 में देखा जाए तो आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द रियो समिट, आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द रियो समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था। ये भी रियो में ही हुआ था 2012 में। इसके अलावा 2015 में UN समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये न्यूयॉर्क में हुआ था 2015 में। और स्टॉकहोम +50 मतलब ये जो 1972 वाली कॉन्फ्रेंस थी इसके +50 में 2022 में स्टॉकहोम में हुआ था कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा क्या इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 में पास हुआ था और ये रिपीटेडली पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड ऑन 1986। देन ब्लू कार्बन, देखिए इसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी कोहेरेंस इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है लेकिन जो भी दिया हुआ है वो मोस्टली PYQ आप समझ लीजिए या तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो जब जहाँ आएगा हम वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे ब्लू कार्बन आ गया, ब्लू कार्बन से हम क्या समझते हैं?
जो कार्बन हमारे ओशंस और कोस्टल इकोसिस्टम में कैप्चर है उसको ब्लू कार्बन बोलते हैं। नाउ कमिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल का डेवलपमेंट का हमने मतलब समझा कि डेवलपमेंट जिसमें कि हम फ्यूचर की नीड्स, आज की ज़रूरतों के हिसाब से resources should be used by the present generation in such a way that there is minimum degradation of natural resources. इसके अलावा इकोसिस्टम में क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट है बायोस्फीयर का। ओके मतलब ये बायोस्फीयर का आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कंपोनेंट है, जिसमें कि जो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो इंटरैक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग मटेरियल्स और अदर वेज। तो इकोसिस्टम में हमने देखा बायोटिक्स कंपोनेंट्स का जिक्र है। तो बायोटिक्स से हम क्या समझते हैं? सो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स हुए। वहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स तो हवा, पानी, नदी, पहाड़, मटेरियल, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। और फिर इकोटोन जो होता है वो एक ट्रांजिशन जोन होता है। और दो अगर डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। जैसे हमने देखा है कि मैंग्रोव्स वो एक तरीके की वो रिप्रेजेंट करते हैं मरीन, यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम है और इसके इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो ये स्वैम्पी से होते हैं मैंग्रोव्स, तो ये ट्रांजिशन जोन होते हैं और ये फीड करते हैं काफ़ी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी को। देन नीशे कॉन्सेप्ट होता है कि ये हैबिटेट होता है, लेकिन ये फंक्शनल हैबिटेट होता है किसी स्पीशीज़ का। सपोज़ आप कह सकते हैं कि एक पेड़ है जैसे, ओके एक पेड़ है, उसमें कोई चिड़िया ऊपर बैठती होगी, कोई बीच में, कोई नीचे, डिपेंडिंग अपॉन उनका क्या फंक्शनल रोल है ओके इस इकोसिस्टम में। तो इसमें एक पेड़ एक इकोसिस्टम है और जहाँ पे जो जानवर बैठ रहा है, ज़रूरी नहीं चिड़िया, उसमें माइट्स होंगे, टर्माइट्स होंगे और बग्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सबका अपना एक वेल मार्केटेड टेरिटरी होगा और उसको निशे बोलते हैं। वो बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल रोल इन दैट इकोसिस्टम होता है। देन बायोस्फीयर से हम क्या समझते हैं? जिस पोर्शन ऑफ अर्थ में लाइफ सस्टेन करती है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये बहुत वाइडर आप कह सकते हैं डेफिनेशन है, लेकिन स्फीयर ऑफ लाइफ। देन फूड चेन क्या होता है कि जो भी एक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट से लेके एक वल्चर तक ही क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर पेड़ अच्छे फ्रूट्स नहीं देगा या फिर पत्ते नहीं देगा तो काऊ या फिर कोई भी हर्बीवोर वो क्या खाएगा? और हर्बीवोर अगर नहीं रहेगा तो कार्निवोर कैसे रहेगा? कार्निवोर नहीं मरेगा तो वल्चर किस पे फीड करेगा? सो हम देखते कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। इस वजह से फूड चेन का कॉन्सेप्ट आता है कि इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं कनेक्टेड होते हैं और दे हैव अ फीडिंग रिलेशनशिप। वन डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर द फूड। देन हम देखते हैं फूड वेब। जैसे फूड चेन में हमने देखा कि फूड चेन ऐसे जा रहा है। फूड वेब क्या होगा कि सबके डाइवर्स सोर्सेस भी तो होंगे। हो सकता है जैसे आप कह लीजिए कि 2 स्पीशीज़ हैं, वो एक ही जानवर को खा रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपना फूड वेब जो है, सारी जो पोटेंशियल एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र हो रहा है अमंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, वाइल अ फूड चेन फॉलोज अ सिंगल पाथवे ऑफ फूड। मतलब ये प्लांट या फिर ये फ्रूट कैसे एक बस सिंगल पाथवे को फॉलो कर रहा है, वो फूड चेन होता है। वहीं सारे जैसे पोटेंशियल एनर्जी, न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, जब सबको देखते हैं ना तो वो हो जाता है फूड वेब। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि SDG 6 जो है वो बात करता है वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल और एंड इज़ परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया।
सो SDG गोल्स हम जानते हैं, उनका टारगेट है 2030 तक उन्हें अचीव करना है। और प्रेजेंटली कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि कह रही हैं कि इट माइट बी डिलेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट लेवल ऑफ डिग्रेडेशन या जो भी डेवलपमेंट्स हम नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से। तो इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबल है SDG गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन के लिए? तो नीति आयोग है। इसके अलावा हमने अभी ऊपर पढ़ा साइलेंट स्प्रिंग 1962 में बाय रेचल कार्सन लिखी गई थी। इसने इन्वायरमेंटल मूवमेंट सेट किया वर्ल्ड के लिए। देन वी कम टू एन इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ये 1958 में नागपुर में इस्टेब्लिश हुआ था। देन रियो 20 डिक्लेरेशन जो हम देख रहे हैं 2012 में हुआ था रियो 20, क्योंकि रियो तो 1992 में हुआ था, तो उसके 20 साल बाद रियो 20, उसका थीम क्या था? तो फ्यूचर वी वांट। और जो फर्स्ट अर्थ समिट थी वो रियो डी जेनेरियो 1992 में हुई थी। इसके अलावा WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में। देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है विच इज़ इक्विप्ड विद एक्सपर्टीज फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वायरमेंटल केसेस। देन 1997 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? क्योटो में। देन इसी स्पेशल सेशन हुआ था अर्थ समिट +5 में 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था ये। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये किस एक्ट के तहत पास हुई थी इंडिया में? हम देखते हैं जैसे GM क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं उनको रिकमेंडेशन या परमिशन कौन देता है? तो सबसे प्रिलिमिनरी GEAC की परमिशन होती है। तो हम देख रहे हैं अभी GM मस्टर्ड का जो विवाद चल रहा है, सो उसके लिए GEAC ने तो अपना परमिशन दे दिया है कि इट शुड बी लाइक कल्टिवेटेड एट कमर्शियल स्केल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला फंसा हुआ है। तो GEAC फॉर्म हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, ना कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हुआ था। अब हम आते हैं इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो ऊपर भी हमने देखा इकोलॉजी और इकोसिस्टम को, बट ये ध्यान रखना है कि ये कभी कभी पूछता भी है इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था? तो ये अर्नेस्ट हैकल ने। E फॉर इकोलॉजी, E फॉर अर्नेस्ट हैकल 1866 में हुआ था। और वहीं इकोसिस्टम, तो अब सोचिए सिस्टम ट आ रहा है तो टेंस लेने किया था, ओके। जिसमें ट नहीं है वो हैकल है, तो वो इकोलॉजी है। और इकोसिस्टम में AG टांसले है, ये 1935 में कॉइन किया था इन्होंने। देन एक टर्म है बायो को इनोसिस। सो ये एक आइडिया इकोसिस्टम का, इसको कार्ल मोबियस ने बताया था। फोर्ब्स कॉल्ड इकोसिस्टम एज माइक्रोकॉज्म, ओके। इकोलॉजिकल नीचे हमने देखा मरीन इकोसिस्टम जो है वो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है ऑन अर्थ सरफेस। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कॉज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का। सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इन एन इकोसिस्टम, क्योंकि हम देखते हैं सन नहीं रहेगा तो कैसे आप कह सकते हो प्रोड्यूसर्स वर्क करेंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स नहीं रहेंगे, एंड हैंसफोर्थ पूरी इकोसिस्टम डिस्टर्ब रहेगी। तो सोलर एनर्जी जो है वो सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। देन 10% लॉ। सो 10% लॉ क्या कहता है कि जब भी ये हम देख रहे हैं सपोज कि फूड चेन है, ओके, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स बैठे हैं, यहाँ कंज्यूमर्स, सपोज प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन ओमनिवोरस, ओके। तो हम देखते हैं कि कैसे यूनिडायरेक्शनल है फूड चेन, ये तो हम जानते हैं। तो जब कंज्यूमर फीड कर रहा है प्रोड्यूसर पे, तो उसको बस 10% एनर्जी ही मिलेगी जो वो उसका खा रहा है, ओके। और ऐसे ही उसकी 10% इसको, उसकी 10% इसको, तो एनर्जी जो है वो घट रही है एज वी गो अपवर्ड। तो यही इसमें है 10% लॉ में कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कैसे होती है और वो घटती है मोस्टली। अगर हम मरीन इन्वायरमेंट की बात करें तो मरीन इन्वायरमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? तो फाइटोप्लैंक्टन्स।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम में अगर फूड चेन देखें तो उसमें ग्रास हॉपर ग्रास पे फीड करता है, फ्रॉग ग्रास हॉपर पे, और स्नेक जो है वो फ्रॉग पे। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम 3 पिरामिड की इसमें बात करते हैं। एक पिरामिड ऑफ नंबर होता है, एक पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, और एक पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है। तो इसमें एनर्जी जो है ये कांस्टेंट होती है, मतलब हमेशा एनर्जी वाला हमने देखा 10% लॉ, तो इसका जो पिरामिड हमेशा अपराइट होगा। ओके, बायोमास का भी देखा जाए तो बायोमास भी होना तो चाहिए सीधा बायोमास, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल है या फिर जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा मात्रा में रहेंगे तो ही होना चाहिए, लेकिन मरीन इकोसिस्टम के लिए या फिर एक्वेटिक लाइफ जहाँ भी है उनके लिए इन्वर्टेड होता है बायोमास का। और नंबर तो डिपेंड करता है, अगर मैं ट्री में नंबर देखूँ या तो ट्री के इकोसिस्टम में सिर्फ देखूँ या फिर एक बड़ा रीजन लूँ, तो वो डिपेंड करेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहेगा, और बायोमास भी अपराइट होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए इन्वर्टेड होता है। देन लेंटिक हैबिटेट और लोटिक हैबिटेट, ये कभी कभी कंफ्यूजिंग भी लगता है। सो लेंटिक हैबिटेट जो स्टैटिक है उसको बोलते हैं, स्टैटिक वाटर बॉडी अगर है तो उसको लेंटिक बोलेंगे, और अगर वो रनिंग है जैसे रिवर हो गया है, ओके, सो ये लोटिक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं, हम अपना देख लीजिए। सो लेंटिक हैबिटेट पॉन्ड्स और स्वैम्स आ जाएंगे, और लोटिक में रिवर्स वगैरह आ जाएंगे। देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो कैसे कोई भी न्यूट्रिएंट एक फिजिकल इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म तक पहुंच रहा है और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस रिसाइकिल होकर फिजिकल इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो ये साइकिल कैसे कंप्लीट हो रही है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब मरीन से इकोसिस्टम पे आता है, तो मरीन इकोसिस्टम जो है वो 70% ऑफ द अर्थ कवर कर रहा है, और उसमें भी 97% वाटर है वो, एंड उस वाटर में देखा जाए तो 85% डिज़ोल्व मटेरियल में सोडियम और क्लोरीन मैक्सिमम है। तो NaCl से हम समझते हैं सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट इसमें ज़्यादा होता है, तो सोडियम और क्लोरीन ज़्यादा होता है इसमें। देन इकोटोन्स हमने देखा ट्रांजिशन जोन है। देन ये सब आर्टिफिशियल कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो ह्यूमंस ने बनाया, जैसे क्रॉपलैंड। कोरल रीफ तो नहीं है, कोरल रीफ जो है होस्ट फार मोर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कोरल रीफ्स कितने इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग द बायोडाइवर्सिटी। देन कम्स बायो जियो केमिकल साइकिल। सो बायो जियो केमिकल साइकिल, इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं वो कैसे वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में ट्रैवल कर रहे हैं और एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल, केमिकल, ये तीनों का मिक्स है। ओके, सो अब एक वाइडर साइकिल है ये बहुत। तो चिपको मूवमेंट का स्लोगन पूछता है कभी कभी, तो वो था इकोलॉजी इज़ परमानेंट इकोनॉमी। एक्सक्यूज मी। फिर डीप इकोलॉजी एक टर्म है, उसको कॉइन किसने किया था? नेस ने किया था। देन इकोलॉजिकल नीशे का कॉन्सेप्ट ग्रीनेल ने दिया था। एंड इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है होता है जब हम ट्रैक करते हैं यूज़ ऑफ प्रोडक्टिव सरफेस एरिया। देन अंडर द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इज स्टडीड। फिर अभी हमने देखा फ्लो ऑफ एनर्जी जो इकोसिस्टम होती है वन डायरेक्शनल होती है, ऐसा नहीं है कि वापस जिसने एनर्जी लिया वो पिछले ऑर्गेनिज्म को दे रहा है वापस रिटर्न में, ऐसा नहीं होता है, इट्स यूनि डायरेक्शनल। और बायोमास से हम क्या समझते हैं, मतलब पिरामिड ऑफ बायोमास में डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ बायोमास कितना है पर यूनिट एरिया। 10% लॉ किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन
इन 1942 इन्होंने दिया था। ये मोस्टली 10% एनर्जी से भी रिलेटेड है, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। देन एक्चुअल लोकेशन और प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। देन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम बोला जाएगा उनको। और फिर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर देखें तो देखिए बायोस्फीयर होगा पहले, ओके, बायोस्फीयर स्मॉलर यूनिट है, ओके। देन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा कम्युनिटी, कम्युनिटी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का कॉम्बिनेशन हो जाएगा लैंडस्केप, ओके। देन फील्ड गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है लाइक क्रॉपलैंड। देन कैरिंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं, जितने ऑर्गेनिजम्स कोई भी इन्वायरमेंट किसी भी एरिया में रख सकते हैं उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। देन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी, 10% लॉ हमने देखा। देन यूकलिप्टस को इन्वायरमेंट एबल भी बोला जाता है क्योंकि ये काफ़ी ग्राउंड वाटर ऑब्जॉर्व कर लेता है और जो कि प्लांट्स वगैरह जो उसके आसपास होते हैं तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादातर ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो लैंटिक इकोसिस्टम जो है वो स्टैटिक वाटर हैबिटेट्स हमने देखा उनके लिए होता है, जैसे पॉन्ड, लेक, स्वैम्प, मार्शेस। वहीं लोटिक इकोसिस्टम जो है वो मूविंग वाटर हैबिटेट्स के लिए है, जैसे कि रिवर्स। इकोटोन हमने देखा वो ट्रांजिशन जोन है। देन इकोसिस्टम, ये टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम। देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लोटिक को कि लोट आ रहा है इसमें ना, लोट मतलब मूव करना, लोटना नहीं, जैसे इट्स अ वेरी कॉमन हिंदी वर्ड कि लोटना, जैसे बच्चा माँ से ज़िद करने, माँ नहीं मान रही थी तो ज़िद करके लोटने लगा, तो लोट रहा है कोई चीज़ मतलब मूव कर रही है, मूव कर रही है मतलब वो स्टैटिक नहीं है, मूविंग वाटर हैबिटेट जैसे कि रिवर्स। तो ऐसे ही याद हो सकता है ये। देन पिकनोक्लाइन क्या है, जो डेंसिटी ग्रेडियंट बताता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देन हेलोक्लाइन, हेलो मतलब हम जानते हैं सॉल्ट, ये सॉल्ट ग्रेडियंट एक्वेटिक इकोसिस्टम में बताता है। पिकनो डेंसिटी से रिलेटेड हो गया, हेलो सॉल्ट से रिलेटेड हो गया, थर्मो टेम्परेचर से हो जाएगा, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बताएगा विथ डेप्थ। नैस ने हमने देखा डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, हाल में ही दिया है 1973 देखा जाए, इट्स नॉट फार। देन इकोलॉजिकल नीशे, ये जोसेफ ग्रीनल ने दिया 1917 में। इसके अलावा इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था, जिसके तहत हमने GEAC का देखा। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये 1980 में पास हुआ था। इको सेंसिटिव जोन्स कौन से एक्ट के तहत बने थे, तो वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बने थे। देन वी सी नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट गैस है। देन एयर में देखा जाए तो 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होती हैं। अब हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। सो बायोडाइवर्सिटीज़ को शॉर्ट में लिखा है ये, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, और ये पहली बार किसने कॉइन किया था, तो वॉल्टर रॉजन ने, ओके। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वॉल्टर रॉजन ने, नेशनल रिसर्च काउंसिल के ये से बिलोंग करते हैं ये, एंड 1985 में। सो इट्स नॉट वेरी ओल्ड टर्म, मतलब नया टर्म ही है कह सकते हैं हम एक तरीके का। और कनेक्शन विद द फ्रेज वाज फर्स्ट कॉइंड, एक्चुअली दो लोगों का नाम दिया है यहाँ पे। द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज कॉइंड बाय रेमंड दसमन in his book in 1968 different kind of country। the word biodiversity जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंबाइन करके बना, वो वॉल्टर रॉजन ने दिया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी देख लीजिए किसने क्या दिया। और बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए हम 3 यूज़ करते हैं, कह सकते हैं कैटेगरीज में डिवाइडेड है मेजर करने के लिए, इसको क्लासिफिकेशन के लिए, अल्फ़ा, बीटा और गामा। और ये दिया था विटेकर ने 1960 में। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी
एंड लॉ एट चेन्नई। एंड देन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, जो रीजन जहाँ पे हाई लेवल ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी देखी जाती है। एंड ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड निकोबार, जो कि पार्ट है सुंडालैंड हॉटस्पॉट के, उनको हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। देन जाइंट सिकेविया ट्री जो है, ये लार्जेस्ट ट्रीज होता है बाई वॉल्यूम इन द वर्ल्ड। ये पूछा चुका होगा पहले प्रीवियस ईयर में, इसलिए किया है। मतलब इसकी हाइट जो है 325 फीट तक जाती है, जाइंट सिक्वेरिया। मतलब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही होगा आई थिंक। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम जानते हैं किन इलाकों में पाया जाता है। देन नीलगिरी प्लेटो जो इंडिया का है, वहाँ पे देखा जाए टू द नॉर्थ, ये थोड़ी अधूरी इन्फॉर्मेशन वैसे यहाँ पे दी हुई है। देन कार्टेजना प्रोटोकॉल, कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है वो कब आया था, तो ये 2000 में लाया गया था और पास इन्फोर्समेंट इसका हुआ था 2003 में। मतलब अडॉप्ट तो इन्होंने 2000 में कर लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उसको इन्फोर्समेंट के लिए जो नेसेसरी था वो 2003 में हुआ था। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल जो है वो LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से डील करता है। मतलब उनकी सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट हो सके, ताकि एडवर्स इफेक्ट ना हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, तो इससे रिलेटेड है। और इसी से कनेक्टेड है कि नागोया प्रोटोकॉल, जो कि 2010 में आया था। ओके, कार्टेजना और नागोया प्रोटोकॉल ये काफ़ी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं। देन UN ने 2011 से 2020 को UN डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी घोषित किया था। और इंडिया ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया ऑन 2 दिसंबर 2002। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये उसी एक्ट के थ्रू बनी थी इन 2003। और ये कहाँ पे है, चेन्नई में। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ इन चेन्नई। एंड देन NBA जो है, ये इसका क्या फंक्शंस है, तो ये बायो पायरेसी देखती है, इंडिजिनस और ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है। और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड एप्लीकेशन आई है रिगार्डिंग एनी जेनेटिक या बायोलॉजिकल रिसोर्स, उसको भी अप्रूव करती है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं वल्चर्स और उन डाइक्लोफेनॉक जो कंटामिनेटेड उनके टिश्यूज़ थे, उसका इशूज़ हमेशा आता है कि इस पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से उनका काफ़ी पॉपुलेशन कम हो गया। देन डुगोंग मरीन एनिमल है, इसको लीगल प्रोटेक्शन मिली है ऑफ शेड्यूल 1 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन नागोया प्रोटोकॉल अभी हमने डिस्कस किया था कि वो 2010 में हुआ था। सो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुई थी, CBD भी बोलते हैं, तो CBD की 10th कॉन्फ्रेंस में नागोया प्रोटोकॉल हुआ। और CBD की COP15 जो है वो COP15 जो है चेयर्ड बाय चाइना एंड कनाडा कम्बाइंडली। तो ये 2022 में जो लेटेस्ट CBD थी वो 2022 में कनाडा और चाइना ने जॉइंटली होस्ट किया था। अब हम देखते हैं जो मेजर्स हम 3 कह रहे थे बायोडाइवर्सिटी के लिए, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है एट लोकल स्केल बताएगा, और उससे थोड़े ऊपर लेवल पे बीटा डाइवर्सिटी बताएगा, और लार्जर जियोग्राफिकल एरिया के लिए गामा डाइवर्सिटी बताएगा कि कितनी स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है एट लोकल स्केल अप टू लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलते हैं। स्लो लॉरिस ये डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं इंडिया में। देन ex-situ और in-situ कंजर्वेशन से हम क्या समझते हैं, तो ex-situ कंजर्वेशन तब होता है जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से बाहर ले जाके फिर प्रोटेक्शन मेजर्स ले रहे हो या कंजर्वेशन मेजर्स ले रहे हैं, तो उसको ex-situ कंजर्वेशन बोलेंगे, जैसे कि सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क। वहीं in-situ कंजर्वेशन उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ओके, देन कमिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट काफ़ी कह सकते हैं रिपीटेटिवली यूज्ड टर्म है, और हम जानते हैं कि इनकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी जो पृथ्वी है वार्मर होती जा रही है।
और उसके रिगार्डिंग काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं ताकि हम कंट्रोल कर सके इवन अ डिग्री राइज इन दिस सेंचुरी। ओके, सो इसी से रिलेटेड है एक पेरिस एग्रीमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज की। सो इसमें COP21 2015 में हुआ था। दैट वाज रिलेटेड टू कि हमें लिमिट करना है अपने अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ने से, मतलब 1.5 से 2 डिग्री तक लिमिट करना है फॉर दिस सेंचुरी। 1990 के इंडस्ट्रियल लेवल, जो इंडस्ट्रियल टाइम था वो उसके लेवल से 1.5 डिग्री कम ही रखना है। देन क्योटो, इससे और इम्पोर्टेंट कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं रिगार्डिंग ग्रीन हाउस या फिर क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं। सो COP26 ग्लासगो में हुई थी, ये 2021 में। देन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और इसमें भी काफ़ी पार्टीज़ ने इसको रेटिफाई किया था एंड रेटिफाई होते होते इसको 2005 हो गया। सो इसमें आप कह सकते हैं एक डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कही गई थी, दैट दोज हु हैव हिस्टोरिकली टेकन द एडवांटेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और उनके वजह से आप देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनके इस्तेमाल से कितना इन्वायरमेंट पे असर पड़ा है, जिसके वजह से ये एमिशंस हैं कार्बन के, मीथेन के बढ़े हैं और हमारा टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ा है। तो दे शुड टेक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प द कंट्रीज़ जो अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं ताकि वो टैकल कर सके इस सिचुएशन को। सो फिर जिस्ट में एक देखते हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था, 2002 में। ओके, बायो सेफ्टी से रिलेटेड था ये। LMOs देखा, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन पॉल्यूटेंट, ये POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से है। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से। देन ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल्स देखें तो कॉन्सेप्ट वाज पोस्टुलेटेड बाय जोसेफ फोरियर। ओके, एंड ग्रीन हाउस गैसेस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन नेट ज़ीरो एक काफ़ी कॉमनली टर्म यूज़ हुआ है रिसेंटली। सो नेट ज़ीरो मतलब कि हम जितना एमिट कर रहे हैं उतनी उसको अगर रीअब्जॉर्ब भी कर सकें तो वो नेट ज़ीरो हुआ। हम यहाँ पे ज़ीरो एमिशन की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें टोटली ज़ीरो कर देना है कार्बन एमिशन। नेट ज़ीरो मतलब जितना भी हम कार्बन किसी तरीके से रिलीज़ हो रहा है, चाहे इंडस्ट्रीज से, चाहे फिर नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एनी रीज़न से, तो अगर उसको रीअब्जॉर्ब कर ले रहे हैं तो वो नेट ज़ीरो होगा। देन COP26 हमने देखा कहाँ पे हुआ था, ये नवंबर 2021 में ग्लासगो में हुआ था। इसमें इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया था कि बाई 2070 इंडिया नेट ज़ीरो हो जाएगा। चाइना देखा जाए प्रेजेंटली सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है CO2 एमिशंस का, उसके बाद USA आता है, फिर इंडिया आता है। भूटान जो है वो कार्बन नेगेटिव कंट्री है, मतलब दे अब्जॉर्ब मोर देन दे रिलीज़ कार्बन। देन UNFCCC जो है ये 1994 में आया था, ये भी रियो समिट की ही कह सकते हैं और देन है। देन ओजोन लेयर। ओके, तो ओजोन लेयर हम जानते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है और ये UV रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। और हम भी रिसेंटली लाइक सिंस पास्ट फ्यू डेकेड्स ये पाया गया है कि जो ओजोन में है वो ओजोन लेयर में होल है, और वो उसका कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उसका कारण, जो कि एक नॉन टॉक्सिक नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल होता है। एंड इसमें बेसिकली कार्बन, फ्लोरीन और फ्लोरीन के आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल होते हैं, एटम्स होते हैं। ओके, सो CFCs आर वेरी डेंजरस फॉर ओजोन। एंड ओजोन हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें UV रेस से बताता है, जिससे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, तो हमारे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स या फिर अदर रीजंस जो है हम अवॉइड करते हैं। बट दिस होल इज़ एक्सपेंडिंग, सो दैट वाज कंसर्न। और इसके रिगार्डिंग भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में लाया गया था, सो दैट वाज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ CFCs। और फिर CFCs के अलावा भी हाइड्रो जो इनकी रिप्लेसमेंट बताए थे उनसे भी क्लाइमेट चेंज का इशू हो रहा था, तो उसकी भी रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंसेस में मेजर लेने की बात कही गई। देन वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस PDF,
तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये किसका नाम है? रियो समिट का दूसरा नाम है। 1992 में हुआ था और इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का भी फॉर्मेशन हुआ था। सो ये एक फ़ंड फैसिलिटी है। ओके, सो इसमें जो भी पैसे होंगे वो इसकी जो प्रोग्राम्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ होंगे। तो इसके अभी कौन सीईओ हैं और चेयरपर्सन है? तो मैनुअल रॉड्रिक। 2012 में UN+20 हम जान रहे हैं, ये सॉरी Rio+20 हुआ था। द नीरी इज़ इन नागपुर एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्रेजेंटली इसका नाम नीरी रखा गया, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन ये CSIR का पार्ट है नीरी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये 1879 में फाउंड हुआ था एंड ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। देन ग्रीन डेवलपमेंट एक किताब है जो W. एडम्स ने लिखी है। अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो इंडिया का है वो दक्षिण गंगोत्री, पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो इंडिया का था उसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। ये 83-84 में हुआ था। देन एजेंडा 21 एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बताता है। एजेंडा 21 वही रियो डिक्लेरेशन के ही दौरान हुआ था। सो सम अदर एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट्स। सो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेज टूवर्ड इक्वेटर, हम जान रहे हैं। देन इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक तो हिमालय हो गया, देन इंडो बर्मा, जो इंडो बर्मा में नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और अंडमान आइलैंड आ जाएगा। देन सुंडा लैंड्स, इसमें सिर्फ निकोबार इंडिया का कवर होता है, फिर बाकी दूसरी कंट्रीज आती हैं नीचे में। देन वेस्टर्न घाट, तो 4 है हॉटस्पॉट। देन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट रखी जाती है रेड डेटा बुक में बाय IUCN। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ उस दिन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स अडॉप्ट किया गया था इन ईरान के, जो ईरान में एक प्लेस है रामसर। देन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 2002 में और 2003 में एक्ट बन गया ये। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 या 2003। देन फोरियर, जोसेफ फोरियर, इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट पोस्टुलेट किया था। इसके अलावा इन न्यूजीलैंड 2005 में इन्होंने कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया टू एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया का फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आया था 2008 में। NAPCC से भी याद कर सकते हैं, NAPCC ये 2008 में आया था। NGT 2010 के एक्ट के थ्रू आया था, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में। सो दैट्स इट फॉर इन्वायरमेंट। विल start with another static subject in the lecture video. Thank you everyone.